स्टार्ट करें। चलिए लिखो जल्दी से। प्रमुख घटनाओं में सबसे पहली घटना सीहोट घटना। सीहोट घटना, आवाज नहीं। सीहोट, सीहोट घटना लिख दिया। इसी के आगे लिखो सीहोट के ठाकुर मान सिंह ने, सीहोट के ठाकुर, सीहोट के ठाकुर सीहोट के ठाकुर मान सिंह ने जाट महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। जाट महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। अपमान किया। इस कारण इस घटना के विरोध में, इस कारण इस घटना के विरोध में क्या किया गया? कटराथल सम्मेलन बुलाया गया। कटराथल सम्मेलन बुलाया गया। इस घटना के विरोध में कौन सा सम्मेलन? कटराथल सम्मेलन बुलाया गया। अब लिखो जल्दी से, वापस हेडिंग डालो, कटराथल सम्मेलन, कटराथल सम्मेलन। तारीख लिखो 25 अप्रैल 1934। 25 अप्रैल 1934 लिख लिया। अध्यक्षता किशोरी देवी, अध्यक्षता किशोरी देवी। लिख लिया, ओके। आगे लिखो ओजस्वीपूर्ण भाषण, ओजस्वीपूर्ण भाषण बताओ किसने दिया? उत्तमा देवी, उत्तमा देवी। आगे बढ़ो, लिखो स्टार और नोट लगाकर इस सम्मेलन में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। दस 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना, ओके। ये हो गया आपके, क्या बताओ जल्दी से, सीहोट गांव की घटना के विरोध में कटराथल सम्मेलन। कंप्लीट ना? अब सुनो स्टूडेंट, आगे जो घटना आएगी वो आएगी कौन सी बताओ? कुंदन गांव की घटना। कुंदन गांव की घटना आएगी बाद में। खुड़ी गांव की घटना। कौन से गांव की घटना? खुड़ी गांव की घटना कब घटित हुई? कौन बताएगा? खुड़ी गांव की घटना कब घटित हुई? मर जाएगा, शुद्ध गलत है। हाँ तो इतनी क्या, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला और वो भी गलत बोला, मरा। हाँ तो गलत कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोला? जो सही होता है ना वो कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाता है। बेटा गलत बोल रहा वो भी कॉन्फिडेंस के साथ, और फिर कह रहा क्या हो गया? टूपा दे दूंगा।
हाँ, ये एक तो ऊपर से पड़ा हुआ, सुनो पहले आवाज नहीं, एक तो पड़ा हुआ और ऊपर से और गलत बोल रहा है। और कि क्या हो गया, 3 नंबर से पीछे रह रखा, चोट लगी नहीं तुझे? हाँ, इसलिए सुनो, ये घटना हुई थी स्टूडेंट मार्च 1935 में। ओके, अब सुनो और समझो हुआ क्या था खुड़ी गांव के अंदर। स्टूडेंट, खुड़ी गांव के अंदर ऐसी घटना हुई जो हमारे राजस्थान के कुछ रीति रिवाज और परंपरा के तहत हुई थी। मैं एक सीधी बात बताता हूं, 99% आप में से ग्रामीण क्षेत्र के हैं, अपवाद रूपी कोई 3-4 शहर के हैं। कौन कौन है रे? है ही नहीं, आज वो भी नहीं आए मुझे लग रहा है। कौन है रे शहर के? एक। और पिछले वाले सब गांव के हो? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, गांव में ही रहो, क्योंकि गांधी जी ने सही कहा था। हाँ, तो सुनो और समझो, ग्रामीण क्षेत्र के हैं हम सब। तो आपको पता है गांव के अंदर शादी का आयोजन होता है और एक आयोजन होता है कहाँ? शहर में। दोनों में रात दिन का क्या है? शहर में तो कब पता चलता है कि इस घर में शादी है? जब दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए बारात लेकर जाता है, तब हमें पता चलता है कि अच्छा इस घर में शादी थी क्या। सही एक नहीं है? साला हमारे गांव के अंदर 8 महीने पहले गांव के हर व्यक्ति को पता रहता कि फलाण जी के छोरे की, और 2 महीने पहले तो घर के ऊपर स्पीकर लगा देता है और शाम को गाना चलता है, दुल्हन हम ले जाएंगे। अरे भाई तू ही लेकर जाएगा। सही एक नहीं है? और सुनो स्टूडेंट, शहर में तो हम देखते हैं तो ढोल ढमके बजते ही नहीं है शादी के दौरान। हमारे गांव में 7 दिन पहले ढोल बजना प्रारंभ होता है। और यहाँ पर देखते हैं शहर में तो बारात निकालते, बंदोली तो निकलती नहीं है शहर में, बंदोली निकालते ही नहीं, वही बारात में बंदोली। और बारात जब जाती है तो स्टूडेंट, बारात में टोटली व्यक्ति कितने होते हैं? बोलो। बारात में कहाँ 200 बात कर रहा है, बैंड बाजे वालों को और सबको जोड़ ले तो 70-81 जने होते हैं। और बिल्कुल बैंड बाजे या डीजे लेकर जब जाते हैं तो गाना चलता है डीजे पर, 52 गज का दामन पैर मटक चालूंगी। तो सुनो, अब शहर में नाचने के लिए, ऐसे गानों पर नाचने के लिए क्या चाहिए होती है? जगह। अब शहर में डांस जो करना पड़ता है वो एडजस्टेबल डांस करना पड़ता है। थोड़ा खुल के नाचते हैं तो पीछे से कोई गाड़ी लेकर आता है, टी टी करता है, तो हमें एडजस्टेबल डांस करना पड़ता है। यू एडजस्टेबल। सही एक नहीं है? सही है ना? क्योंकि पीछे से गाड़ी वाले को भी तो निकालना पड़ता है। सही है ना? हाँ, क्योंकि यहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, कैसे 52 गज के दामन पे नाचे। अच्छा हुआ मैंने झूम शराबी नहीं कहा, वरना ये शराबी तो पता नहीं 4-5 का एक्सीडेंट करके आ जाए। वरना ग्रामीण क्षेत्र का रिवाज सुनो स्टूडेंट, इनके यहाँ मेन शादी के दिन खाना खाने के लिए जितने लोग आते हैं, इतने लोग तो साढ़े हमारे शादी के दौरान वो भंदोड़ा देते हैं ना, तब खाकर चले जाते हैं। और गांव के अंदर लोग कभी भी गुड़ खरीदते ही नहीं है। क्या नहीं खरीदते? सुना तूने? गप्पे ठोकरी है। क्या नहीं खरीदते? हाँ बिल्कुल, गांव में गुड़ खरीदते ही नहीं है। क्योंकि गांव में जब ढोल बजता है ना, तो ढोल खत्म होने के बाद क्या बांटा जाता है? और एक घर के अंदर होते 5 सदस्य। घर का मुखिया कहता है तुम पूरे टाइम ढोल देखने आओ या नहीं आओ, गुड़ बटे तब सब वही होंगे। तो अब सोचो, ढोल 7 दिन बजता है। कितने दिन? और गुड़ के डले कितने दिए जाते हैं? और एक गुड़ इतना सा नहीं देते हैं, इतना सा दे तो इज्जत के
कि माँ के ब्याह में आया जने तो और ए बेटा, हाँ तो बड़े बड़े कितने डले दे। अब घर के सदस्य कितने डले आए। अब कितने दिन ढोल बजेगा, कितने डले हुए। अब बताओ एक किसान 5 शादियां अटेंड करे तो 350 डले। बताओ पूरे साल का गुड़ इकट्ठा हुआ कि नहीं हुआ। हाँ समझ में आया ना। यही तो हमारी संस्कृति है स्टूडेंट। अब सुनो, हमारे गांव के अंदर, ये तो मैंने ढोल का बताया, गांव में भंडोली निकलती है ना, पूरा गांव नाचता है डीजे के आगे। डीजे के आगे सबसे पहले डिपार्टमेंट जो होता है पूरे गांव का टिंगर डिपार्टमेंट, बैठे छोटे छोटे तंदूरे आ जाते हैं डीजे के पास, नाचते। उनके पीछे नाचता है युवा डिपार्टमेंट यानी हमारे पीछे बुजुर्ग डिपार्टमेंट, छोरियों का डिपार्टमेंट घोड़े के पीछे। वो चाहकर भी बिल्कुल नहीं पहुंच सकती कहाँ, अगले वाले डिपार्टमेंट पे। फिर बेचारे कोई बुजुर्ग आदमी आता है ना, हम युवाओं को क्या, हाँ इन छोरियों को नाचने दो। तभी छोरियाँ थोड़ा डांस करती है तो वो डीजे वाला भाई गाना चेंज कर देता है कि झूम शराबी झूम, तभी कि ये शराबी आ जाता है। छोरियाँ वापस घोड़े के पास, और फिर वहाँ पर कोई गाना चलता है प्रेम रतन धन पायो, तो वहीं पे नाच लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हमारे गांव की संस्कृति। अब सुनो, तुम्हें पता है ये बंदोली क्यों निकाली जाती है। बंदोली इसलिए निकाली जाती है, उस पूरे गांव को संदेश दिया जाता है कि इस घोड़े पर जो व्यक्ति बैठा है इसकी वास्तविक हंसी लास्ट बार देख लो। ये बाद में हंसेगा पर वो जबरदस्ती वाली हंसी होगी। अब सुनो दूसरी बात। अब मैं आपको कोई चुटकुले नहीं सुना रहा हूँ, ये खुड़ी गांव की घटना कंप्लीट हो रही है। यही तो कहता है कि पढ़ाई का वे ऐसा बनाओ कि चीज ऑटोमेटिकली याद हो जाए। अब सुनो और समझो। अब मेन बात, स्टूडेंट बताओ, गांव के अंदर जब बारात की निकासी होती है तो हमारे गांव में परंपरा है कि बारात की निकासी गांव के मुख्य चौराहे या प्रवेश द्वार से होती है, और उस मुख्य चौराहे या प्रवेश द्वार तक दूल्हे को घोड़े पर बिठाकर गाजे बाजे के साथ ले जाया जाता है। तो अब सुनो और बोर्ड पर देखो, ये है गांव कौन सा बताओ, खुड़ी गांव। कौन सा गांव, और इस खुड़ी गांव का मुख्य द्वार यहाँ पर है, और एक किसान का घर यहाँ पर है। उस किसान के पुत्र का क्या है, विवाह। अब इस किसान के पुत्र की बारात निकासी यहाँ से प्रारंभ हुई, बताओ यहीं से जाएगी। अब ढोल ढमकों के साथ घोड़े पर बिठाकर दूल्हे को गलियों गलियों से घुमाकर या मुख्य चौराहे पर लाएगा, यहीं से वो बारात लेकर जाएगा। तो हुआ क्या स्टूडेंट, अच्छे से सुनना। बिल्कुल बारात निकासी ढोल ढमकों के साथ आ रही थी, ऐसे गलियां घूम घूम के आ रही थी। तब यहाँ पर स्टूडेंट बनी हुई थी जागीरदारों की हवेलियाँ। बताओ क्या बनी हुई थी, जागीरदारों की हवेलियाँ यानी घर थे। अब इन हवेलियों में ढोल ढमकों की क्या गई, आवाज। तो आवाज गई तो यहाँ से जागीरदारों ने कुछ सैनिक भेजे, जिधर से ये बारात की आवाज आई निकासी की। तो वो सैनिक आए और सैनिकों ने आकर कहा कि देखो, ज्यों ही तुम हवेली के पास पहुंचो तुम्हारी बारात, तो तुम क्या करोगे, दूल्हे को घोड़े से नीचे उतारोगे और ये ढोल ढमके क्या करोगे, बंद करोगे। कब तक, जब तक हमारी क्या बनी हुई है, हवेलियां। यहां से दूल्हे को घोड़े से नीचे उतारकर ढोल डमके बंद करके फिर यहां से तुम तुम्हारे ढोल डमके बजाते रहना और फिर चलते जाना। अब ये बात जब सैनिकों ने आकर कही तो किसानों ने कहा, दूल्हे को घोड़े से नीचा उतारना ये शुभ माना नहीं जाता, यह हमारी प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। तो बिल्कुल किसानों ने भी वापस जवाब भेजा कि ना तो दूल्हा घोड़े से नीचे
उतरेगा और ना ही ढोल ढमके बंद होंगे। ये बात कही तो स्टूडेंट इधर ज्यों ही ये बारात यहाँ पर पहुंची तो जागीरदारों ने इस बारात पर कर दिया लाठी चार्ज। क्या कर दिया? और यही इतिहास में कहलाई खुड़ी गांव की घटना। बताओ क्या कहलाई? बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? खुड़ी गांव की घटना कहलाई। अब सुनो और समझो। अब इस खुड़ी गांव की घटना में कहा जाता है कि काफी किसान क्या हुए? घायल हुए। घायल हुए तब सुनना और समझना क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जब घायल हुए तो बिल्कुल किसानों ने सभा बुलाई खुड़ी गांव में। इस घटना के बारे में पता चला कौन से ठिकाने में? जल्दी से बताओ। सिक्कर ठिकाने में। और सिक्कर ठिकाने में जब ये बात पता चली तो सिक्कर ठिकाने से ठाकुर ने भेजा एक अंग्रेज को। किस अंग्रेज को भेजा? याद रखना, कैप्टन वेब को। बताओ किसको भेजा? कौन से गांव भेजा? खुड़ी गांव। और इस कैप्टन वेब को कहा खुड़ी गांव में जो सभा हो रही उस सभा का आयोजन होना तुझे भले ही जाकर एक बार और क्या करना पड़े करना, पर सभा का आयोजन मत होने देना, क्योंकि सभा का आयोजन हो गया तो ये शेखावटी स्तर का क्या बन जाएगा? मामला। तो बताओ ठिकाने से कौन आया और खुड़ी गांव में क्या हो रही थी? उस सभा पर आकर क्या किया और सभा को क्या किया? भंग। और यही कहलाई आपके खुड़ी गांव की। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ कितने पॉइंट? 3 सवाल पूछेगा खुड़ी गांव की घटना किस आंदोलन से संबंधित है? शेखावट। कब घटित हुई? मार्च 1935 में। ओके, क्या घटना हुई? आपको यही याद रखना, दूल्हे की बारात पर लाठीचार्ज। ठिकाने से किसको भेजा गया? कैप्टन वेब। बस खत्म। लिखो जल्दी से। लिखो खुड़ी गांव की घटना। और खुड़ी गांव की घटना लिखकर फर्स्ट एरो, पहले तो खुड़ी गांव की घटना लिखकर आगे लिखो सिक्कर। सिक्कर लिख लिया। अब फर्स्ट एरो निकालकर लिखो तारीख। तारीख 22 मार्च 1935। 22 मार्च 1935। कहीं कहीं पर 20 मार्च भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। 22 मार्च 1935 लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, अब लिखो सीधा पॉइंट। लिखो दूल्हे की बारात पर, सीधा लिख दो। इस शब्द से तुम कभी भी पढ़ोगे तो पूरी घटना क्या याद आ जाएगी। लिखो दूल्हे की बारात पर जागीरदारों ने लाठी चार्ज किया। जागीरदारों ने लाठी चार्ज किया जिसमें कई किसान घायल हुए। जिसमें कई किसान घायल हुए। लिख लिया? लिखो ठिकाने से कैप्टन वेब। ठिकाने से कैप्टन वेब। ठिकाने से कैप्टन वेब नामक अंग्रेज को, कैप्टन वेब नामक अंग्रेज को खुड़ी गांव भेजा गया। खुड़ी गांव भेजा गया जिसने सभा पर लाठी चार्ज किया। जिसने सभा पर क्या किया? लाठी चार्ज किया। लिख लिया?
ओके, ये हो गई खुड़ी गांव की घटना। ऐसी रेसी एक और घटना हुई स्टूडेंट, और वो घटना जो हुई कुंदन गांव की घटना हुई। कौन से गांव की? कुंदन गांव की घटना। और उसी घटना को कुदण घटना भी कहा जाता है। यानी गांव के कितने नाम हैं? दो, या तो कुदण या फिर कुंदन। समझ में आया ना? अब हुआ क्या था, सुनो पहले। कुंदन गांव और इसके आसपास के गांवों के किसानों ने सभा का आयोजन किया और ये तय किया कि ना तो हम लाग बाग देंगे ना बेगार देंगे। जब लाग बाग और बेगार देने के विरुद्ध किसान संगठित हुए तो ठिकाने से वापस भेजा गया कैप्टन वेब को। किसको भेजा गया? कैप्टन वेब सीधा कुंदन गांव आया, कुदन गांव आया, जहां पर किसानों की क्या हो रही थी? सभा। उस कैप्टन वेब ने आकर कहा किसानों को कि इस सभा को भंग करो और चुपचाप घर जाओ और क्या दो? कर दो। किसानों ने कर देने से मना कर दिया। तब इसी कैप्टन वेब ने इस कुंदन गांव के अंदर, कुदन गांव के अंदर किसानों पर क्या चलाई? गोलियां। जिसमें कितने किसान शहीद हुए? 4 किसान। कितने? 4 किसान शहीद हुए, जिसमें एक नाम था तुलसीराम बुकर। कौन थे? एक थे चेतराम बुकर। कौन थे? और एक थे टीकूराम बुकर। कौन थे? और एक थे आशाराम। कौन बोला रे इधर? जूते पड़ेंगे तुम्हारे। आशाराम पिलानिया। दुष्टी गई के। वो उस टाइम थे तो सही जब ये घटना हुई। बेटे ठोक रहे आसाराम। वापस सुन लो। टीकूराम, चेतराम, तुलसीराम और आसाराम पिलानिया। समझ में आया कि नहीं आया? ये 4 किसान इस कुदन घटना में क्या हुए? अब ये घटना कब हुई तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं है, अगर तुम्हें कटराथल सम्मेलन याद है तो। कटराथल सम्मेलन के फिक्स 1 साल बाद घटना घटित हुई। कौन सी? कुदन गांव में। तो देखो कटराथल कब घटित हुई? तो बताओ 1 साल बाद, 25 अप्रैल 1935। तो देखो कटराथल कुदन को ऑपोजिटली याद करो। घटना पीछे कितनी बची? एक। कौन सी? खुड़ी गांव की घटना। लिख लो जल्दी से, हेडिंग डालो कुदन घटना। लिखो कुदन, कुदन घटना, कुदन। बोर्ड पर लिखूं? हाँ मुझे पता है, काफी कर रहे हैं। लिखो लिखो। कुदन ऑब्लिक करके कुंदन गांव की घटना। आवाज नहीं? तारीख लिखो 25 अप्रैल 1935। लिख लिया? लिखो जल्दी से 25 अप्रैल 1935। लिख लिया? लिखो ठिकाने से, ठिकाने से कैप्टन वेब को भेजा गया। ठिकाने से कैप्टन वेब को भेजा गया। ठिकाने से कैप्टन वेब को भेजा गया। कैप्टन वेब ने ठिकाने ने, सॉरी क्या लिखा? कैप्टन वेब ने कुंदन गांव की सभा पर, कुंदन गांव की सभा पर लाठीचार्ज व गोलियां चलाई। लाठीचार्ज व गोलियां चलाई। लाठीचार्ज व गोलियां चलाई, जिसमें कितने किसान? 4 किसान
शहीद हुए। नंबर फर्स्ट लिखो टीकूराम बुकर। टीकूराम बुकर, बुकर जाति है, ध्यान रखें। टीकूराम बुकर। चेतराम बुकर। चेतराम बुकर। चेतराम बुकर। तुलसीराम बुकर। तुलसीराम बुकर। आशाराम पिलानिया। आशाराम पिलानिया। लिख लिया। ये हो गई स्टूडेंट आपके कौन से गांव की घटना? कुंदन गांव की घटना। अब सुनो, ऐसे ऐसे एक गांव और था, जय सिंहपुरा। कौन सा गांव? अब जय सिंहपुरा गांव में क्या हुआ? जय सिंहपुरा गांव के अंदर गया डूंडलोद है ना, डूंडलोद गांव के ठाकुर का भाई ईश्वरी सिंह गया। कौन गया? कौन से पूरा गांव में? और जय सिंहपुरा गांव के किसानों पर जाकर लाठीचार्ज किया, उन पर अत्याचार किया। तो जय सिंहपुरा गांव के किसानों ने कहा हम ईश्वरी सिंह की क्या करेंगे? शिकायत। कहाँ? आमेर रियासत में। कौन सी रियासत में? अब ये बात ठिकाने को पता चली, तो ठिकाने ने सोचा कि अगर किसानों ने शिकायत कर दी तो हमारी हालत क्या हो जाएगी? खराब। तब ठिकाने से भेजा गया कैप्टन वेब को। देखो हर जगह कौन जा रहा है? कैप्टन वेब को भेजा कि आप जाओ जय सिंहपुरा गांव में और किसानों के साथ जैसे तैसे समझौता करना है, समझौता करो और किसानों को चुपचाप शांत कर दो, बिठा दो। अब कैप्टन वेब आया कौन से गांव में, और जय सिंहपुरा गांव के अंदर किसानों को आकर कहा देखो किसानों, जो हुआ सो हुआ, बात को बुलाओ और समझौता कर लो। किसानों ने कहा नहीं, समझौता नहीं करेंगे, हम तो आमेर रियासत में क्या करेंगे? बोलो, शिकायत करेंगे। जब ये बात कही कि आमेर रियासत में शिकायत करेंगे, तो कैप्टन वेब ने कहा नहीं, समझौता कर लो। तो किसानों ने कहा ठीक है, एक बार हम तुम्हारी बंदोली निकालते हैं और फिर कर लेते हैं जोता ही जोता। कैप्टन वेब ने कहा ऐसे थोड़ी होता है। तो कहा फिर हम क्यों समझौता करें, हम तो क्या करेंगे? शिकायत। कैप्टन वेब ने कहा समझौता खड़ लो। किसानों ने कहा नहीं करेंगे। कैप्टन वेब को गुस्सा आया, कैप्टन वेब ने और बंदोली निकाल दी। किनकी? मामला बिगड़ा हुआ था। अब कैप्टन वेब को क्या करने के लिए भेजा, पर उसने क्या निकाल दी। और कैप्टन वेब वापस ठिकाने आया, क्या किया? कहा समझा दिया। कहा क्या किया? कल बंदोली निकाली। और उन्हीं किसानों ने जाकर आमेर के राजा मन सिंह को क्या की? शिकायत। और मन सिंह ने जय सिंहपुरा घटना में जो भी लिप्त थे उन सबको 1.5 वर्ष की क्या दी? सजा। क्या दी? अब सुनो, हमने स्टूडेंट आंदोलन पढ़ा कौन सा? बिजोलिया। ऐसी कोई कार्रवाई हुई क्या विरोधियों के विरुद्ध के सजा दी गई? नो। हमने बेगू पढ़ा, गोविंदपुरा घटना हुई, क्या कोई कार्रवाई हुई? एकमात्र घटना जहाँ के दोषियों को क्या दी गई? सजा। वो है जय सिंहपुरा घटना। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से, लिखो जय सिंहपुरा घटना। और जय सिंहपुरा घटना की तारीख लिखो। जय सिंहपुरा घटना की तारीख लिखो 21 जून 1934। 21 जून 1934। लिख लिया? सीधा लिखो, लिखो डूंडलोद के ठाकुर के भाई ईश्वरी सिंह ने, डूंडलोद के ठाकुर के भाई ईश्वरी सिंह ने डूंडलोद के ठाकुर के भाई ईश्वरी सिंह ने किसानों पर
लाठी चार्ज किया, किसानों पर लाठी चार्ज किया। लिखो ठिकाने से कैप्टन वेब को, ठिकाने से कैप्टन वेब को समझौते हेतु भेजा गया, समझौते हेतु भेजा गया, किंतु इसने किसानों पर लाठीचार्ज किया, इसने किसानों पर लाठीचार्ज किया। किसानों पर क्या किया? लाठीचार्ज किया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। अब सीधा लिखो एकमात्र घटना जिसके अपराधियों को, एकमात्र घटना जिसके अपराधियों को या दोषियों को लिख दो, जिसके दोषियों को, जिसके दोषियों को क्या दी गई? 1.5 वर्ष की सजा दी गई। डेढ़ वर्ष की सजा दी गई। लिख लिया? ओके, ये हो गया स्टूडेंट आपके पूरा का पूरा शेखावटी किसान आंदोलन। कुछ मैं पॉइंट दे रहा हूँ जो होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। होली का गृह कार्य, दीपावली का गृह कार्य देते थे, पर मैं दीपावली का गृह कार्य नहीं दे रहा हूँ, मैं होली का गृह कार्य दे रहा हूँ। कितने दिन है तुम्हारे पास छुट्टी के? और आज कितनी तारीख है? तो अभी तो छुट्टियों में कितने दिन है? तो टोटल कितने दिन हो गए? अब 6 दिनों के अंदर मैं कम से कम आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ 8 से 10। 6 दिनों में संभाल कर ये गृह कार्य लेकर आना है। कंप्लीट। लिखो होमवर्क, यहीं पे लिख लो होमवर्क, होमवर्क। और होमवर्क में पहला क्वेश्चंस लिखो, शेखावटी किसान आंदोलन के स्थानीय नेतृत्वकर्ता। पहला क्वेश्चंस, शेखावटी किसान आंदोलन के स्थानीय नेतृत्वकर्ता। शेखावटी किसान आंदोलन के स्थानीय नेतृत्वकर्ता। लिख लिया? सेकंड क्वेश्चंस लिखो, शेखावटी जाट सभा की स्थापना, शेखावटी जाट सभा की स्थापना कब व कहाँ हुई? कब व कहाँ हुई? लिख लिया? लिख लिया ना? नेक्स्ट लिखो, संघर्ष समिति की स्थापना, संघर्ष समिति की स्थापना, संघर्ष समिति की स्थापना। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो। अमर सेवा समिति की स्थापना, अमर सेवा समिति की स्थापना। लिख लिया? चिड़ावा के गांधी, चिड़ावा के गांधी। लिख लिया? आगे लिखो, कुंदन गांव की घटना से संबंधित महिला। लिख चुपचाप, ठोकी एक तो अभी। कुंदन गांव की घटना से संबंधित महिला,
कुंदन गांव की घटना से संबंधित महिला। लिख लिया? लिखो। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस घटना की चर्चा हुई? ये घटना बोल रहा है, ध्यान रखना, कोई शेखावटी मत ठोक देना। हाँ कि हाँ ऊपर ही तो पढ़ाया आपने। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस घटना की चर्चा हुई? ओके, कितने क्वेश्चंस हुए? बहुत है। हमेशा का एक एक क्वेश्चन संभालना और होमवर्क पूरा करके लाना, कंप्लीट ना। ओके, अब सुनो और समझो। एक छोटा सा आंदोलन है, बोर्ड पर देख लो, वो पढ़कर फिर खत्म करते हैं आंदोलन, फिर पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन। आंदोलन का नाम है दूधवा खारा किसान आंदोलन। कौन सा खारा? दूधवा खारा किसान आंदोलन। आवाज नहीं, बोर्ड पर देख लो पहले। स्टूडेंट, दूधवा खारा किसान आंदोलन कब हुआ? तो 1944 में। कब हुआ? अब बोर्ड पर देखो और पहले समझो। सर लिख दो प्लीज। सर ये टूपा क्या होता है? ये टूपा एक खाने की चीज होती है जिसके खाने के बाद कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। ओके, पैसे लूटने के लिए भी होता है। किसके पैसे? मनीष ये किसके पैसे लूट रहा है? तो खुद तो लूटा हुआ है। आगे निकालो, कमेंट दिखा दो एक बार थोड़े। ओके, सर अब तो पता से देते हैं। अच्छा, तुम्हारे पता से देते हैं, हमारे तो हाँ। फिर बोले यहाँ पे, बस मैं कह रहा हूं ना, पंचायती का रीजन मिलना चाहिए। ओके, हाँ नीचे निकालना भाई कोई सर। हाँ सर, ऐप में तीसरी क्लास रिकॉर्डेड नहीं चल रही है, चल जाएगी। ओके, हाँ सर ये टूपा क्या होता है बता दिया। ओके चलो, अब बोर्ड पर देखो स्टूडेंट, दूधवा खारा किसान आंदोलन को अब सुनो और समझो अच्छे से। स्टूडेंट, दूधवा खारा की बात करूं तो ये वर्तमान में बात करें कहाँ है, तो ये है रू ही रू। किसकी? रू में। हाँ चूरू में है, चूरू जिले में। कौन से जिले में? और सुनो, ये पहले कौन सी रियासत का? बीकानेर रियासत का, बिल्कुल रियासत का ठिकाना था। ओके, यहाँ के राव की मैं बात करूं तो यहाँ का राव था सूरजमाल सिंह। बताओ कौन था? सूरजमाल सिंह। और आंदोलन जब हुआ तब बीकानेर का राजा जो था वो था शार्दुल सिंह। बताओ कौन था? हाँ जी, शार्दुल सिंह था। और एक बात बता दूं स्टूडेंट, यहाँ पर जो नेतृत्व करता थे वो थे हनुमान सिंह। कौन से सिंह? और इनके सहयोगी पंडित मग्गाराम वेद। कौन थे? आंदोलन का कारण क्या बना तो सुन लो और समझ लो।
आंदोलन का कारण बना सूरजमाल सिंह। सूरजमाल बड़े गजब के थे। सूरजमाल ने किसानों की जमीन के क्या छीने? पट्टे। क्या छीने? और पट्टे छीनकर किन को दिए? अपने करीबियों और रिश्तेदारों को। समझ में आया ना? कहा मैं हूं जितलावा ले लो। ये बात एक नेता ने भी कही थी। किस नेता ने कही थी अब मैं बताऊंगा नहीं। नाती का बाड़ा। हाँ बस। अब देखो और समझो अच्छे से। अब सुनो और समझो। आंदोलन के कारण में आप सीधा कहोगे सूरजमाल ने किसानों की जमीन के क्या छीने? किसानों की जमीन के पट्टे छीने। पट्टे छीने और अपने करीबियों को आवंटित किए। अब सुनो और समझो। बस आंदोलन खत्म हो गया, टेंशन मत लो। पर यहां पर दोस्ताना अच्छे से देखना। किसका? हनुमान सिंह और हाँ चलो अब सुनो और समझो अच्छे से क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मास्टर प्यारेलाल वो देखेंगे। हाँ बिल्कुल। मनीष जो कह रहा था कि सर मैं जो पैसों की बात कर रहा था वो बंदोली की कर रहा था। बंदोली में पैसे भी देते हैं। हाँ बिल्कुल उवारते हैं। हाँ और कोई तो मेरे जैसे होते हैं जो उवारने के लिए जाते हैं, उवार कर वापस हम जेब में डाल देते हैं। एक्सपीरियंस बोलता है तेरे भी कम पड़ेगा। किन किन के आगे उवारेगा? बिल्कुल जाना है। 2 नोट लेकर जाने। 2 नोट लेकर उवार कर 1-2 रुपए 5-5 रुपए वाले नोट रखने हैं। वो उवारना है तब तो 20 रुपए का रखना ताकि फोटो में आ जाए। और फिर 20 वाला धीरे से डाल के आगे ले जाकर मैंने ऐसे ही एडजस्ट किया। सही है। सारा स्टूडेंट लाइफ है, कहाँ से लाकर पैसे खर्च करें। आप भी शादियों में जाओ, रिश्तेदारों की शादियों में जाओ और रिश्तेदारों की शादियों में जाकर खूब पैसे उवारो। उवार कर, और उवारना कब है? सिंगल को जाकर नहीं, जब 7-8 जने साथ में जाए ना तब जाकर उवारो। और उवार कर बस ना किसी को पता ना कोई बात। और दूसरे वाले लोग देखेंगे तो कहेंगे हाँ वास्तव में भाई पैसे देकर आया है। सुनो और समझो। तो स्टूडेंट अब दोस्ताना देखना किनका? मग्गाराम वेद और हनुमान सिंह। बड़ा गजब का दोस्ताना। ऐसा दोस्ताना तो आपको कभी देखने को मिलेगा ही नहीं। मग्गाराम वेद जब आंदोलन प्रारंभ किया हुआ कैसे सुनो। दूधवा खारा का राव कौन? सूरजमाल। सूरजमाल ने दूधवा खारा के किसानों के जमीन के पट्टे छीन लिए और दे दिए किनको? अपने करीबियों को। तभी यहां पर जोरों शोरों से सूरजमाल का विरोध किया हनुमान सिंह ने। किसने? और हनुमान सिंह के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ। तब हनुमान सिंह ने मग्गाराम वेद को कहा तू भी आ और आंदोलन का क्या कर? नेतृत्व। तब मग्गाराम वेद ने कहा नहीं मैं आंदोलन का नेतृत्व नहीं करूंगा। तो कहा क्यों? कहा मैं आंदोलन का नेतृत्व तब करूंगा, मेरी एक ख्वाहिश है। कहा क्या? कि जब तू जेल जाएगा तब मैं आंदोलन का नेतृत्व करूंगा। तो कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो ये चाहते हैं कि मेरा मित्र एक बार जेल जाकर आए। तो सुनो और समझो पहले। अब हनुमान सिंह ने जोरों शोरों से आंदोलन किया तो आवाज पहुंची बीकानेर के राजा किसके पास? तो शार्दुल सिंह जी ने कहा एक काम करो हमारे पास बुलाओ किनको? हनुमान सिंह जी को। तो बीकानेर रियासत बुलाया गया किनको? हनुमान सिंह। हनुमान सिंह जी ने कहा बताओ, हनुमान सिंह जी को कहा बताओ क्या हुआ? तो हनुमान सिंह ने कहा
कि तुम्हारे दुधवा खारा के राव सूरजमाल ने किसानों की जमीन के पट्टे छीन लिए हैं और अपने करीबियों को आवंटित किए। तो शार्दुल सिंह ने कहा कोई बात नहीं, आपके पट्टे छीने? तो कहा नहीं। तो कहा फिर तुम्हारा पेट क्यों दुख रहा है? आपके पट्टे नहीं छीने तो आप मस्त रहो। और रही बात, उन्होंने अपने करीबियों को दिए हैं तो टेंशन मत लो, मैं सूरजमाल जी को संदेश भेजता हूं, 500 बीघा जमीन का मुरबा तुम्हें भी दिला दूंगा। कितने बीघा? ऑफर दिया किसको? हनुमान सिंह जी ने कहा झुकेगा, हमें मुरबा हुरबा, हम किसानों के मतलब हक है तो लड़ेंगे। आ गए कौन? हनुमान सिंह जी, और जोरों शोरों से क्या किया? आंदोलन, विरोध किया। और जब आंदोलन तेज हुआ तब शार्दुल सिंह जी ने कहा एक काम करो, झांप लो। किसको? बिल्कुल पकड़ लिया गया। किसको? और हनुमान सिंह जी को टिकाया कहाँ? तब नेतृत्व करने आए कौन? मग्घाराम। क्या आज मेरा सपना पूरा हो गया है, अब हम करेंगे नेतृत्व। तो देखो, उधर हनुमान सिंह जी जेल में गए तो पीछे आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अब जेल में जाने के बाद हनुमान सिंह जी वहां पर भी चुप नहीं बैठे, वहां पर भी आंदोलन को जारी रखा। अब आप कहोगे वहां आंदोलन कैसे जारी रखा? जेल में उनके लिए लाया गया खाना। क्या लाया गया? हनुमान सिंह जी का कौन गाऊं, यानी भूख हड़ताल की। कौन सी हड़ताल? बोलो। और कहा जाता है कि हनुमान सिंह ने ये भूख हड़ताल जो की थी 60 दिन प्लस की थी। कितने दिन? अब 60 दिनों तक बिना खाए पिए आदमी रहेगा तो बताओ कमजोर होगा कि नहीं होगा? तो स्टूडेंट, अब बिल्कुल जेल खाने से शार्दुल सिंह जी को संदेश भेजा गया कि या तो आज रात को या सुबह तक चले जाएंगे। कौन? तब शार्दुल सिंह जी ने कहा जेल से रिहा कर दो, छोड़ दो। किसको? हनुमान सिंह जी को। ज्यों ही जेल से रिहा किया गया, हनुमान सिंह जी आए। 3-4 दिन तक तो पहले सही है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। आदमी अगर एकदम स्वस्थ होगा तभी कुछ होगा। तो स्टूडेंट बिल्कुल याद रखिएगा, हनुमान सिंह जी ज्यों ही जेल के बाहर आए, मग्घाराम वेद ने कहा नेतृत्व कर। अब मैं नहीं करूंगा। हनुमान सिंह जी ने वापस आंदोलन का नेतृत्व किया। जोरों शोरों से आंदोलन तेज हुआ। ज्यों ही आंदोलन तेज हुआ, आवाज शार्दुल सिंह तक पहुंची तो शार्दुल सिंह जी ने कहा अच्छा वापस हष्ट पुष्ट हो गए होंगे हनुमान सिंह जी, काम करो, झांप लो। वापस जेल में टिकाया। किनको? मग्घाराम वेद ने कहा अब करूंगा मैं नेतृत्व। समझ में आया ना? ये सिस्टम कितनी बार चला? देश आजाद हो गया 1947 में, पर किसानों को उनकी जमीन के पट्टे, किसानों को उनकी जमीन के पट्टे दिए गए देश की आज़ादी के। तो एकमात्र आंदोलन जो देश की आज़ादी के बाद तक भी चलता रहा वो कौन सा था? लिख लो, बस पहले ये लिखो।
लिख लिया? लिख लिया? लिखो, जल्दी से लिखो स्टूडेंट। उसके बाद एक आंदोलन, जनजातीय आंदोलन पढ़ लेते हैं। राजस्थान सेवा संघ के बारे में भी कुछ लाइन लिखा दो सर, अभी तक ये ऊपर से निकल रहा है। तो क्यों लिखना है यहाँ पर? राजस्थान सेवा संघ को यहाँ आंदोलन में क्यों ठोक रहे हो? ये एक राजनीतिक संस्था है, ये राजनीतिक संस्था तो अलग होगी। ऐसे कैसे तुम पढ़ रहे हो, मर रहे हो? इसमें दोस्ती का क्या रोल है? हनुमान जी तो अकेले ही लड़े, फिर दोस्ताना करा, वाह। फिर नेतृत्व किसने किया पीछे? मग्गाराम वेद ने। अब किस्मत में हनुमान सिंह जी के जेली लिखी हुई थी तो मग्गाराम जी क्या करे? वरना तुम दोस्ताना दिखाओ। अपना मित्र आपका जेल जाता है तो आपको, नहीं मित्र तू मेरी काळजी की कोर है, तू बाहर रहे, मैं तेरी जगह जेल जाता हूँ। सही एक नहीं है? हाँ, दोस्ताना दोस्ती तक ही सीमित रहता है। और जब जूते खाने की बात आती है तो दोस्त दोस्त को कहता नहीं तेरे जूते तू खा। लिख लिया सभी ने? अरे लिख लिया क्या? अरे लिख लिया ना? एक पॉइंट लिखकर खत्म करो इसको। लिखो, किसानों को जमीन के पट्टे, किसानों को जमीन के पट्टे देश की आजादी के बाद आवंटित किए गए। देश की आजादी के बाद आवंटित किए गए। लिख लिया? ओके, हेडिंग डाल दो, जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन। अरे डाबड़ा फाबड़ा यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो प्रजामंडल में आएंगे। हाँ जी, कौन सा? मस्त रहो, प्रजामंडल। देखो सुनो, भरतपुर हुआ, करौली हुआ, डाबड़ा हुआ, चंडावल घटना हुई, निम्बाज घटना हुई, जोधपुर के किसान आंदोलन हुए, ये सब हम कवर अप करेंगे। कहाँ? प्रजामंडल। मस्त रहो, आप 1% भी टेंशन मत लो, सब चीज आ जाएगा। हाँ, लाइचिए नगर की घटना, बीकानेर प्रजामंडल। ओके, मैंने क्या कहा? आप मस्त रहो। मैं कोई वो टीचर नहीं हूँ जो मैंने पढ़ाना अभी स्टार्ट किया है। मैं 2013 से पढ़ा रहा हूँ। कब से? 2013 से पढ़ाते हुए का ये कितवा साल हो गया? 11वां साल। इसलिए इन 11 सालों में एग्जामिनर का इतना दिमाग पढ़ लिया है कि वो सवाल बनाएगा तो कहाँ से बनाएगा। समझ में आया नहीं? इसलिए आप बिल्कुल मस्त रहो। बस आपको जो चीज़ें प्रोवाइड, हिस्ट्री की मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि जो चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही उनको अच्छे से पढ़ लो। बस एग्जामिनर कहाँ से सवाल बनाएगा, कैसा सवाल बनाएगा, वो हम अच्छे से जानते हैं। जनजातीय आंदोलन हेडिंग डाल दिया। अब पहले सुनो और समझो स्टूडेंट। जनजातीय जितने कितने भी व्यक्ति थे, इन सब के अधिकार छीन लिए थे किसने? अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने। अब अंग्रेजों ने जब अधिकार छीन लिए जनजातीय व्यक्तियों के, तो जनजातीय व्यक्तियों ने पहाड़ों और जंगलों में शरण ली। अब बताओ, जब अधिकार अंग्रेजों के छीने गए तो क्या जनजातीय व्यक्ति चुप बैठेंगे? नहीं। जब इन अंग्रेजों का खजाना कभी भी पहाड़ी क्षेत्र से गुजरता तो जनजातीय व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्र से आते और खजाने को क्या करते? लूट लेते। अंग्रेज हिम्मत करके जैसे तैसे करके जंगलों में पीछे जाते, पर अंग्रेजों को जंगलों में लड़ने का नॉलेज नहीं था, क्योंकि अंग्रेज बंदूकें लेकर जंगल में आते, इधर उधर बाके फाड़ते। जनजातीय व्यक्ति गोपन के अंदर क्या डालकर? पत्थर और भाटा। बड़े गजब हो रहे, अब क्या तुम्हें पढ़ाऊं? अरे भाटा इसे कहते हैं। अब इतना कैसे फेंकोगे? क्या? हाँ फेंक दो। बस अब तुम्हें पढ़ा दिया। दुष्टी कही के, हे प्रभु जगन्नाथम, ये क्या हो गया? अवतार लो, मरो। देखो
नहीं बताना मुझे कुछ भी, आपको छापो। जनजातीय आंदोलन के गोपड़ में बांटा, वाह। जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन के अंदर अब देखो, हम अब बताना पड़ेगा वरना समझ में तुम्हें आएगा नहीं। अब बीच में कोई भी बोला तो जूते पड़ेंगे, फिर मैं बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगा, फिर पूरा बोर्ड पढ़ूंगा, कहूंगा छाप लो, और कोर्स होली के पहले पूरा, और फिर एक ही बात कहूंगा, विशिंग यू वेरी हैप्पी होली। बस चाहते हो? तो सुनो और समझो, पहले अच्छे से देखो। तो स्टूडेंट, चलो पूरी बात बताता हूं। स्टूडेंट, मैं पूरे एक उदाहरण के साथ बता रहा हूं। बताओ मैंने क्या लिखा? आमेर पर अधिकार था पहले, बताओ किनका? बोलो। फिर इस आमेर पर आक्रमण किया, बताओ, कच्छावाओं ने। और कच्छावाओं ने आक्रमण करके पराजित किया किनको और जीत लिया किसको? बोलो। आमेर को जीत लिया। अब जब आमेर को जीत लिया स्टूडेंट, तो आगे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ अच्छे से सुन लेना और समझ लेना। आमेर को जीत लिया कच्छावाओं ने, तो स्टूडेंट अब एक बात बताओ, आप जिस पैतृक घर में पीढ़ियों से रहते आ रहे हो, जिस घर में पिताजी रहे, दादाजी भी रहे, उस घर में हम रह रहे हैं, और एक दिन कोई एक अचानक व्यक्ति आता है, हमारे जटूड़े पकड़ता है, बाहर निकाल देता है, ठीकरे इकरे फेंक देता है और कहता है ये घर मेरा है, हम तो चले जाएंगे। चले जाएंगे क्या? उस व्यक्ति से लड़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इधर देखो, ये क्षेत्र था किनका? अधिकार किसने किया? तो दोनों के बीच में क्या हुआ? संघर्ष। संघर्ष के बाद तय ये हुआ कि रियासत पर शासन तो कौन करेंगे, और रियासत का जितना कितना भी क्षेत्र होगा उस पर, उस क्षेत्र में सुरक्षा का काम, और साथ ही साथ में कहीं कहीं पर कौन सी वसूली? कर वसूली का काम कौन करेंगे? मेणा। समझौता हो गया और आराम से अब शासन करने लगे कौन? सुरक्षा का काम कौन करते और कर वसूली का काम भी कौन करते? अब सुनो, फिर शासन करते करते सन आया वही 1818। कच्छावाओं का राजा था कौन सा सिंह? जगत सिंह द्वितीय। इस जगत सिंह ने 1818 में अंग्रेजों के साथ कर ली, बताओ, अधीनस्थ संधि। बताया था आपको। अब इस जगत सिंह ने संधि की तो अंग्रेजों का हस्तक्षेप हुआ कौन सी रियासत में? अब आमेर के राजा जगत सिंह को अंग्रेजों ने कहा कि एक बात बताओ जगत सिंह जी, आपकी रियासत में सुरक्षा का काम और कर वसूली का काम कौन करते हैं? तो बताओ नाम किसका आया? पीढ़ियों से करते आ रहे हैं कौन? मीणा। तब इन अंग्रेजों ने कहा अब इनकी जरूरत नहीं है, अब ये काम हम करेंगे। तो बताओ अधिकार छीन लिए गए किनके? बोलो। तो अब मीणाओं के, मीणा जनजाति के दुश्मन कौन कौन बने? एक अंग्रेज और एक रियासत के राजा। सही है कि नहीं है? अब इन्होंने क्या किया? अब एक बात सुनो अच्छे से और समझो। स्टूडेंट एक बात बताओ, एक करोड़पति आदमी है और एक गरीब आदमी है, दोनों को शाम के समय में इतना खाना तो चाहिए जिससे उनका क्या भर जाए? पेट। सही है कि नहीं है? भूख करोड़पति को भी लगती है और गरीब को भी लगती है। जब इन मीणाओं के अधिकार छीन लिए गए तो मीणाओं का भी परिवार था, इन्होंने अपने परिवार को चलाने के लिए काफ़ी ने तो खेती का काम शुरू कर दिया। जिनको तुम आपके वो हो गई क्या, कल्चर हो गई तो मीणा पढ़ाए। मीणाओं के कितने प्रकार? एक चौकीदार मीणा, जमींदार का मतलब वही खेती वाले मीणा,
समझ में आया ना? तो काफी ने तो खेती बाड़ी शुरू कर दी और काफी ने चौकीदारी का काम भी रखा, और हद से भी ज्यादा मीणाओं ने पहाड़ों और जंगली क्षेत्रों में क्या ली? शरण। और अंग्रेज और रियासत के राजा का जब भी खजाना जाता तो ये क्या करते? लूटते। अब सुनो और समझो, सिर्फ इसी प्रकार मीणाओं के ही अधिकार नहीं छीने, अधिकार छीन लिए गए किनके? भीलों के। अधिकार छीन लिए गए किसके? मेर जाति के। सबके अधिकार छीन लिए जनजातीय व्यक्ति जो थे। तो अब सुनो, जब इनके अधिकार छीन लिए तो ये अंग्रेजों के खजाने को क्या करने लगे? लूटने लगे। अंग्रेज इनसे परेशान हो गए क्योंकि इनका दमन नहीं कर पाते थे। पहाड़ों में जाते हिम्मत करके, तो वही मैंने अभी बताया, पहाड़ों में इनको लड़ने का नॉलेज नहीं था। ये पहाड़ों में जाते और पहाड़ों में जाते तो उसमें वही जनजातीय व्यक्ति गोपण में पत्थर डालकर फेंकते, अंग्रेज इधर उधर देखता, पीछे से आता, बटीड बोलता, एक मरता, पिछले वाले भाग जाते। तो इनको नॉलेज नहीं था। इसी प्रकार एक और उदाहरण सुनो। बताओ, राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय कहां था? अरे बोलो। तो अंग्रेज जितना किताबी खजाना लूटते थे वो कौन से में आता? तो देखो, पश्चिम राजस्थान से जब भी खजाना लूटता और लेकर जाते कहां? अजमेर। आप में से ब्यावर का कोई है? ओके। पाली का कोई है? ओके। अजमेर का कोई है? ओके। अब सुनो, जोधपुर से आप कभी भी जयपुर की तरफ गए हो तो आपको पता है बर आता है, बर से लेकर अजमेर तक पहाड़ी क्षेत्र आता है। अब भी इतना पहाड़ी क्षेत्र है कि पूछो ही मत। और ये बात हो रही है लगभग 100 साल। यहां पर पहले ये जंगल टाइप क्षेत्र था और खूब सारा पहाड़ी क्षेत्र था। तो स्टूडेंट बर से होकर ही अजमेर जाते सैनिक। तो इस पहाड़ी क्षेत्र और जंगली क्षेत्र में से, जैसे मैं ये बनाता हूं, ये पहाड़ी और जंगली क्षेत्र है। यहां से जब अंग्रेज खजाना लेकर जाते तब जंगलों में से आते कौन? जनजातीय व्यक्ति, और खजाना लूटकर चले जाते। अंग्रेज बड़े परेशान हो गए। तो अंग्रेजों ने क्या किया? ये पत्थर जो थे, चट्टानें जो थी, इन चट्टानों पर जगह जगह लिख दिया बी अवेयर। बताओ क्या लिखा? क्या लिखा? यहां पर भी लिख दिया बी अवेयर, जगह जगह पर लिख दिया बी अवेयर। सुनते रहो, बी अवेयर, बी अवेयर यानी इंग्लिश में लिख दिया बी अवेयर यानी सावधान, यहां पर खजाना लूट सकता है। तो जब अंग्रेज दूसरे आते तो बिल्कुल चट्टानों पर लिखा हुआ देखते क्या? बी अवेयर। तो अंग्रेजों को पता चल जाता कि हाँ, यहाँ पर हमारा खजाना लूट सकता है। तो सभी सैनिकों को सावधान कर देते। अब अंग्रेज तो नाम मात्र के होते। अंग्रेजों की सेना में सैनिक कौन होते? भारतीय। तो अंग्रेज ज्यों ही चट्टानों पर लिखा हुआ देखते बी अवेयर, तो सभी सैनिकों को, हमारे भारतीय सैनिकों को कहते बी अवेयर। तो हमारे भारतीय सैनिक भी कहते बी अवेयर। क्या कहते? हाँ, कहते बी अवेयर। तो भारतीय कहते बी अवेयर, बी अवेयर। और जहां जहां तक अंग्रेज बुलाते बी अवेयर, बी अवेयर, तो बिल्कुल भारतीय भी कहते बी अवेयर, बी अवेयर। साला उसी क्षेत्र का हमने नाम रख दिया ब्यावर। ये देख लो। तो शुद्ध इंग्लिश अंग्रेज नहीं हम बोलते हैं। बी अवेयर की ऐसी कम तैसी करके बोलते हैं ब्यावर। और आज ब्यावर एक क्या है? जिला। क्या है? तो ब्यावर का नाम ऐसे पड़ा, बी अवेयर, बी अवेयर, बी आवर, बी आवर। समझ में आया? अब सुनो और समझो। तो देखो, अंग्रेज बड़े चतुर थे। अंग्रेजों ने कहा एक काम करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर हम जनजातियों का दमन, एक काम करते हैं, जिस जिस क्षेत्र में जो जो जनजाति से हम परेशान हैं उन जनजातियों की टुकड़ी बना देते हैं।
सेना बना देते हैं और फिर उसी सेना को पहाड़ी क्षेत्र में उन्हीं जनजातीय व्यक्तियों का दमन करने के लिए भेजते हैं। तो बताओ अंग्रेज कितने मास्टरमाइंड थे। अब बोर्ड पर देखो स्टूडेंट, अंग्रेजों ने सबसे पहले किनका दमन करने के लिए बताओ स्थापना की? मेरवाड़ा बटालियन की। बताओ किसकी? अब मेरवाड़ा बटालियन की जो स्थापना की, आप में से मुझे बताएगा कब की गई? एनीबडी? बस बड़े मस्त है बेटे, आराम से बैठे। 1800, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई, 1822। ओके। और इसका मुख्यालय जो बनाया, कौन से वर बनाया, इस बात को ध्यान रखें। इसके बाद याद रखना स्टूडेंट, स्थापना की गई जोधपुर लीजन बटालियन की। बताओ किसकी? और इसकी स्थापना की गई 1835/36। इसके हेडक्वार्टर कितने थे? 2। सबसे पहला था अजमेर और उसके बाद पूरा ही पूरा एरिनपुरा में बिठाया गया था। तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर बनाया गया एरिनपुरा, यानी हम लिख देते हैं रोही। ओके। उसके बाद सुनो, ये तो देखो स्टूडेंट, ये जनजातियों का दमन करने हेतु नहीं था, पर तो भी मैं साथ में लिखा रहा हूं शेखावटी ब्रिगेड। इसकी स्थापना की गई 1835 में और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया झुंझुनू को। बताओ किसको? ओके। उसके बाद स्थापना की गई मेवाड़ भीलकोर की। बताओ किसकी? और इसकी स्थापना की गई 1841 में और इसका हेडक्वार्टर था खेरवाड़ा। कौन सा वाड़ा? और इसके बाद स्थापना हुई मीणा कॉपर्स की। बोलो किसकी? और मीणा कॉपर्स की स्थापना की गई 1921 में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और इसका हेडक्वार्टर एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, बढ़ाया गया वड़ी देव। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब मेरी बात सुनो, आपके सिलेबस में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि जनजातियों का दमन करने हेतु स्थापित बटालियन, और एग्जाम के अंदर क्या पूछता है सवाल। अब बताओ, मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊं तो इन चीजों का उल्लेख ही नहीं हो। अब मुझे तो जनजातीय आंदोलन पढ़ाने चाहिए थे, एक ही आंदोलन पढ़ाना चाहिए था। सही है कि नहीं है? मैं क्यों बिना फालतू की ये बातें कर रहा हूँ? कान खोल के सुन लेना, ये एग्जाम की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। और ये एक जगह तुम्हें स्थापित बटालियंस कहीं पर भी नहीं मिलेगी। बढ़िया टेबल बनाओ और लिखो, हेडिंग डालो, अंग्रेजों द्वारा स्थापित बटालियंस। बटालियन।
लिख लिया? जल्दी से लिखो। लिख लिया सभी ने? अरे लिख लिया क्या? जल्दी से लिखो स्टूडेंट। अब 3 आपके जनजातीय आंदोलन रहेंगे, जिसके अंदर एक तो भगत आंदोलन, एक एकी आंदोलन जिसको भोमट आंदोलन भी कहा जाएगा सिरोही क्षेत्र के अंदर, और एक रहेगा छोटा सा मीणाओं का जरायम पेशा कानून। ओके, ये 3 चीज़ें रहेगी, फिर हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा प्रजा मंडल। कंप्लीट ना? चलो स्टार्ट करें। लिख लिया सभी ने? अरे लिख लिया क्या? ओके, चलो बोर्ड पर देखो और समझो अच्छे से। अब हम जो आंदोलन ले रहे हैं वो ले रहे हैं स्टूडेंट भगत आंदोलन। कौन सा? बोर्ड पर देखो और समझ लो। भगत आंदोलन, भगत आंदोलन। अब भगत आंदोलन का फर्स्ट एरो निकालकर लिखते हैं हम, अच्छे से देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, नेतृत्व कर्ता। अब नेतृत्वकर्ता में आप नाम अच्छे से याद रखोगे। कौन थे रे? गुरु गोविंद गिरी। कौन थे? अब सुनो और समझो, पहले बाद में लिख लेना, पहले बोर्ड पर देखो और अच्छे से समझ लो। गुरु गोविंद गिरी की मैं बात करूं तो गुरु गोविंद गिरी को अच्छे से समझ लेना। यहाँ पर इनका व्यक्तित्व पूरा हो रहा है। जन्म की मैं बात करूं तो इनका जन्म हुआ बांसिया ग्राम में। कौन से ग्राम में? ऑब्लिक करके कौन सा ग्राम? बेड़सा ग्राम, जो कौन से पुर में है? डूंगरपुर में। ओके, इनकी जाति की मैं बात करूं तो इनकी जाति है, जाति थी जारा ही जारा बंजारा। कौन सा जारा? हाँ, बंजारा। ओके, तीसरी बात करूं, इनके गुरु जो थे वो थे महंत राजगिरी। कौन थे? राजगिरी। इनके प्रथम शिष्य जो थे, याद रखना, कुरिया, नाट नहीं, जूते पड़ेंगे कमीनों, कुरिया भील थे। समझ में आया ना? हाँ, ये कुरिया नाट वाला सीन यहीं से शुरू हुआ। इस कुरिया की वजह से मुझे बड़े जूते पड़े थे, इसलिए मैंने इस कुरिया को इतना कॉमन बना दिया, इतना कॉमन बना दिया, इतना कॉमन बना दिया कि ऑटोमेटिकली कुरिया का नाम याद हो गया। जैसे अभी बोला कुरिया नाट, समझ में आया ना? तो ये कुरिया भील। ओके, उसके बाद क्या लिखा? प्रमुख शिष्य। क्या? प्रमुख शिष्य। किसका? गुरु गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य जो था उसका नाम था पुंजिया भील। क्या नाम था? पुंजिया भील। ओके, और उसके बाद इनके थे सहयोगी। कौन से योगी? सहयोगी। और सहयोगी जो थे वो थे सुरजी भगत। कौन से भगत? सुरजी भगत। कंप्लीट। और उसके बाद इन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय जो बिताया, अंतिम जीवन यापन वो बिताया कौन से गांव में?
कंबोई गांव जो कौन सी रात में है? लिखो पहले ये अच्छे से।
ये लिख लिया आपने। अब सुनो, ये व्यक्तित्व हो गया किसका? गुरु गोविंद गिरी का। देखो छोरे पूरा पढ़ लेते हैं क्या? भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भगत आंदोलन की हर घटना को पढ़ लेते हैं और एग्जामिनर पूछता है सामान्य जानकारी में से। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, आपको सबसे पहले ये चीजें अच्छे से पढ़नी है। अब गुरु गोविंद गिरी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। इनका नाम गुरु गोविंद गिरी नहीं था, इनका नाम सिर्फ गोविंद था। क्या नाम था? और एक अच्छे से परिवार में अपना सांसारिक जीवन जी रहे थे। अब जब सांसारिक जीवन जी रहे थे तो एक कहावत है ना हमारे यहाँ, एक बात कहते हैं कि भगवान जब देता है तो वरना छपरा भी नहीं छोड़ता है। बिल्कुल फैक्ट है। यानी समस्याएं आती है तो चारों तरफ से आती है। तो स्टूडेंट ऐसा ही हुआ गुरु गोविंद गिरी के साथ, यानी गोविंद जी के साथ। गोविंद जी का जो हंसता खेलता परिवार था, उस परिवार के अंदर सबसे पहले पिता दुनिया छोड़कर चले गए। पिता की मृत्यु के कुछ ही महीनों के अंदर इनकी माता भी दुनिया छोड़कर चली गई। बाद में इनके जो बच्चे थे, पुत्र जो थे, वो भी एक एक करके दुनिया छोड़कर चले गए। तो सांसारिक जीवन से मन उठ गया किसका? गोविंद जी का। तो गोविंद जी यहाँ से चले और चलकर गए कहाँ? मतलब अपना बांसिया ग्राम जो था वो छोड़ दिया, सांसारिक जीवन त्याग दिया और अपना स्थानीय क्षेत्र छोड़कर चले गए और आए हाड़ौती प्रदेश की तरफ। किधर? हाड़ौती प्रदेश यानी कोटा की तरफ आए और कोटा के अंदर इन्होंने देखा राजगिरी को। किसको? तो राजगिरी को देखा। तो स्टूडेंट राजगिरी जो थे, देखा तो काफी लोगों को उपदेश दे रहे थे, अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। तो गुरु गोविंद गिरी ने यानी गोविंद जी ने सोचा कि यार ये काम सबसे बढ़िया है, सांसारिक जीवन को त्याग कर ये काम करना, लोगों की सेवा करना, लोगों को अच्छे कार्य की शिक्षा देना। गए गोविंद जी राजगिरी जी के पास और राजगिरी जी को जाकर कहा धोख दो। तो कहा जी बोलिए। तो कहा हमें भी आपके जैसे बनना है, हम भी लोगों को जागरूक करेंगे, शिक्षा देंगे, अच्छी बातें सिखाएंगे। तो राजगिरी जी ने कहा अगर आपको हमारे जैसा बनना है तो फिर हमसे क्या ग्रहण करनी पड़ेगी? शिक्षा। तो बिल्कुल स्टूडेंट, गोविंद जी ने राजगिरी जी के पास शिक्षा ग्रहण की। तो बताओ राजगिरी इनके क्या कहलाए? बोलो। जब शिक्षा पूरी हो गई तो गोविंद जी ने कहा कि गुरु जी अब आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने स्थानीय क्षेत्र में जाऊं और वहां पर लोगों की सेवा करूं। तो बिल्कुल राजगिरी जी ने कहा बिल्कुल जाइए, पर ध्यान रखिएगा आज से आपको गोविंद के नाम से नहीं, गोविंद गिरी के नाम से जानेंगे। इनका नाम क्या था? राजगिरी। तो इन्होंने कहा आपको भी अब गोविंद गिरी के नाम से जानेंगे। तो आप बताओ गोविंद गिरी वापस अपने स्थानीय गांव की कहाँ आ गए? बोलो बोलो। वहाँ आ गए और वहाँ आए और अपने बांसिया ग्राम के अंदर अपने घर पर एक दुणी और एक ध्वजा स्थापित की, जो साधुओं की पहचान होती है। दुणी ध्वजा स्थापित की और वहाँ के भील जाति के जो किसान थे, व्यक्ति थे, जो बुरे कार्यों में, कुरीतियों में लिप्त थे, उनको अब शिक्षित करने लगे, अच्छी अच्छी शिक्षाएं देने लगे। कौन? गोविंद जी। और इनके जब सानिध्य में भील आए तो बड़े प्रभावित हुए और अच्छी अच्छी बातें सीखने लगे। इसी समय गोविंद गिरी जी को बात पता चली कि राजस्थान में आए हुए हैं एक महान व्यक्तित्व के धनी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती से उदयपुर मिलने हैं तो कल मॉर्निंग, वो तो नया आएगा, टेंशन मत लो, अब तो लेके रहेंगे। हाँ, स्वाभिमान पे उंगली उठी है। हाँ, सुबह 9 बजे ना। ओके। तो स्टूडेंट सुनो और समझो अच्छे से। क्या बता रहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती।
तो उन्हें पता चला कि स्वामी दयानंद सरस्वती कहाँ आए हुए हैं, उदयपुर। अब उदयपुर आए हुए तो बिल्कुल स्टूडेंट गए मिलने के लिए, कौन, गुरु गोविंद गिरी गए और स्वामी जी से मिले और स्वामी जी को कहा कि हम भी आप ही के जैसे, आप ही के पथ पर कार्य कर रहे हैं, लोगों को अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं, आप बताओ और अच्छा कैसे करें, क्या करना चाहिए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने गोविंद गिरी को कहा सबको मिलजुल कर रहने की सीख दो। तो इस बात से बड़ा प्रभावित हुए कौन, गुरु गोविंद गिरी। और गुरु गोविंद गिरी आए और 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर संप सभा की स्थापना की। किसकी, बोलो, किसकी। अब सुनो, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आज भी ये शब्द काम में लेते हैं। कैसे, सुनना। दो भाई अगर आपस में लड़ रहे हैं तो घर का बुजुर्ग इंसान उन दोनों भाई को कहता है कि अरे आपस में मत लड़ो, संपत्ति रखो। क्या रखो, संपत्ति का मतलब समझे, मिलजुल कर रहो। तो ये संप जो शब्द है ना, ये राजस्थानी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है मिलजुल कर रहना। तो अगर आपको सवाल पूछ ले संप सभा की स्थापना किसने की, गुरु गोविंद की। किससे प्रभावित होकर की, कब की, बोलो। और अब मेरा आपसे सवाल है कहां स्थापना की। खड़ा हो, क्या नाम है तेरा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसने सही कहा, सिरोही। कहाँ हुई, सही है। जब उत्तर आता है तो साला एकदम कॉन्फिडेंस के साथ फेंकना, इसने एक सेकंड भी देरी नहीं की, सीधा कहा सिरोही। आगे बोलो, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। कहाँ की, तो देखो अब बिल्कुल स्थापना कर दी संप सभा की 1883 में और पहला अधिवेशन बुलाया 1905 में। कब बुलाया, कब बुलाया, और 1905 में यह अधिवेशन बुलाया मानगढ़ पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर, और फिर गुरु गोविंद गिरी ने कहा संप सभा का हर साल का अधिवेशन कहाँ बढ़ेगा, मानगढ़। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, लिखो जल्दी से ये पॉइंट लिखो, इसी के नीचे लिखो गुरु गोविंद गिरी ने गुरु गोविंद गिरी ने गुरु गोविंद गिरी ने स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर संप सभा की स्थापना की। लिख लिया, अरे लिख लिया, ओके। वापस हेडिंग डालो, संप सभा, संप सभा। लिख लिया। संप सभा का फर्स्ट एरो निकाल कर लिखो शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ। संप सभा का शाब्दिक अर्थ बताओ क्या है, मिलजुल कर रहना। मिलजुल कर रहना। लिख लिया, ओके। लिखो स्थापना, स्थापना कब हुई, 1883। लिख लिया। आगे लिखो अधिवेशन, अधिवेशन कब बुलाया गया,
कहाँ बुलाया गया? लिख लो मानगढ़ पहाड़ी। 1905 मानगढ़ पहाड़ी। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, अब लिखो इसी के नीचे मेवाड़ के राणा ने, अब नया पॉइंट है ये, ध्यान रखना, मेवाड़ के राणा ने बिलों पर बिलों पर निम्न प्रतिबंध लगाए, निम्न प्रतिबंध लगाए। लिख लिया? नंबर फर्स्ट लिखो जंगली, लिखो जंगली वस्तुओं को, जंगली वस्तुओं को बिना अनुमति के प्राप्त करने पर प्रतिबंध, जंगली वस्तुओं को बिना अनुमति के प्राप्त करने पर प्रतिबंध। लिख लिया? दूसरा लिखो माउड़ी शराब पर प्रतिबंध, माउड़ी शराब पर प्रतिबंध। माउड़ी शराब पर प्रतिबंध। माउड़ी शराब पर प्रतिबंध। अब लिखो अन्य कारण, इसी में छोटा सा लिख दो अन्य कारण। शर्ट आ गए हैं? हाँ। क्या कर रहा है ऐसे? ये बातें रात में की जाती है। चलो लिखो जल्दी से। नयन करा, रुक जा थोड़ी देर, बाद में करता। बिल्कुल आएंगे नहीं क्या? अभी हाथों हाथ तुम्हारे सामने बोला ना। अच्छा बिल्कुल देंगे, पहले तू शादी कर। लिखो जल्दी से। स्टूडेंट, अन्य कारण में नंबर फर्स्ट लिखो जातीय भेदभाव। जातीय भेदभाव, बिलों के साथ हद से भी ज्यादा जातीय भेदभाव होता था। अधिक भू राजस्व की वसूली, अधिक भू राजस्व की वसूली, अधिक भू राजस्व की वसूली। लिख लिया? तीसरा कारण लिखो स्टूडेंट। हाँ बस बहुत है, दो बहुत है। अन्य कारणों में मतलब ये भी हमने प्रतिबंध के साथ लिख लिए। अब सुनो और समझो स्टूडेंट, ये प्रतिबंध और ये जो कारण बने अन्य कारण, इन कारणों से भील बड़े परेशान हो गए और भील अपनी मांगे लेकर पहुंचे किसके पास? गुरु गोविंद गिरी के पास, क्योंकि गुरु गोविंद गिरी का वर्चस्व बढ़ा था। तो गुरु गोविंद गिरी को जाकर बातें बताई, कहा कि हम भीलों पर ये प्रतिबंध लग गए। तो बिल्कुल गुरु गोविंद गिरी ने कहा बताओ तुम्हारी क्या मांगे हैं? तो भीलों ने कहा हमारे साथ हद से भी ज्यादा जातीय भेदभाव होता है, बेगार हद से भी ज्यादा करवाई जाती है, और जंगली वस्तुओं को बिना अनुमति के हम हासिल भी नहीं कर सकते, इन पर तो हमारा ही अधिकार है। तो गुरु गोविंद गिरी जी ने कहा बिल्कुल आपकी सभी मांगे सही है, आप चिंता मत करो,
आपकी इन मांगों की हम आगे बात रखेंगे। और क्या समस्या है? तो कहा और बस कुछ नहीं। कहा बस यही? तो कहा एक और है। कहा क्या? कि माउड़ी शराब पर रोक लगा दी। सर अधिवेशन 1905 है या 1903? सुन लेना, अधिवेशन जो है 1905 भी है, 1903 भी है। अब 1903 जो है वो मानगढ़ लेख के अनुसार है, इसलिए आप चिंता मत करो। 1905 ऑब्लिक करके 1903 और पूरा डाटा कल लिखा दूंगा, चिंता मत करो। 3 आंकड़े हैं, 1883, 1905, 1903, और इन तीनों में मत भी कितने? 3। एक तो है स्थापना का, एक है अधिवेशन का, और एक है मानगढ़ लेख का। तो तीनों चीजें कल वित्त प्रमाण के साथ लिखाऊंगा, आज छोड़ दो। अब सुनो और समझो। तो स्टूडेंट का एक समस्या और है। का क्या? कि माउड़ी शराब पर क्या लगा दी? रोक। तो गुरु गोविंद गिरी ने कहा ये तो अच्छा हुआ, शराब सेहत के लिए हानिकारक है, खराब है। तब बिल्कुल भिलो ने कहा कि गुरुजी जब से हम आपके सानिध्य में आए हैं हम शराब नहीं पी रहे हैं, पर हम इस शराब का क्या करते हैं? उत्पादन, और उत्पादन करके इसको बेचते हैं, जिससे हमारा क्या चलता है? घर चलता है। और ज़रूरी थोड़ी है कि शराब बेचने वाला शराब का सेवन करे, क्योंकि उसी शराब के बेचने से उसका क्या चलता हो? घर चलता हो। तो जब ये बात कही तो बिल्कुल गुरु गोविंद गिरी जी ने कहा आप चिंता मत करो, अब हम स्थापना करते हैं भगत पंथ की। किसकी? और आंदोलन जो होगा वो कहलाएगा भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? बोलो। इस बात को कान खोल के सुन लेना। यानी गुरु गोविंद गिरी के जो भील शिष्य थे उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भगत। और यही आंदोलन कहलाया भगत आंदोलन। अब सुनो, भगत आंदोलन के तहत गुरु गोविंद गिरी गांव-गांव गए और भीलों की सभा का क्या किया? आयोजन। और हर गांव के अंदर जाकर सभा के दौरान भीलों को समझाया। देख लेना अच्छे से, भीलों को समझाया कि देखो भीलो, तुम्हारे क्या होते हैं? जल्दी से बताओ, बोलो क्या होते हैं? ये झगड़े जब होते हैं तो तुम अपने विवाद लेकर जाते हो कहाँ? बताओ जल्दी से। रियासत, यहाँ फिर किसके पास जाते हो? जागीरदारों के पास। किसके पास? जागीरदारों के पास। आज के बाद तुम अपने विवाद लेकर इनके पास नहीं जाओगे। मैं तुम्हारे गांव में नियुक्त कर रहा हूं कोतवाल। क्या नियुक्त कर रहा हूं? आप अपने विवाद लेकर किसके पास आओगे? और यही कोतवाल तुम्हारे झगड़ों को क्या करेगा? समाप्त। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना। पर एक बात बताओ, जब ये काम करेंगे कौन? गुरु गोविंद गिरी गांव-गांव जाकर कोतवालों की नियुक्ति करेंगे। तो एक बात बताओ, ये सीधी चुनौती थी किसको? रियासत को और जागीरदारों को। तो बिल्कुल स्टूडेंट, दिन ब दिन भीलों में वर्चस्व बढ़ा। जल्दी से बताओ किसका? गुरु गोविंद गिरी का। और भील विरोध करने लगे किनका? रियासत और जागीरदारों का। तब रियासत थी, एक जागीर थी स्टूडेंट जिसका नाम था सूत जागीर। कौन सी जागीर? सूत जागीर से सैनिक भेजे गए। का एक काम करो, गांव-गांव में नियुक्त है क्या? इन कोतवालों के स्थल पर जाओ और कोतवाल के स्थल पर जाकर मांस मछलियां फेंको, शराब की बोतलें फेंको और कोतवाल को जबरदस्ती क्या पिलाओ? शराब। ताकि भील इनके पास आएंगे, कोतवाल को नशे में देखेंगे और चारों तरफ क्या बिखरा देखेंगे? मांस। तो छवि खराब हो जाएगी किसकी? गुरु गोविंद गिरी के साथ साथ कोतवालों की भी। समझ में आया कि नहीं आया? पर एक बात ध्यान रखना, अगर कोई किसी को गिराने का प्रयास करता है तो वो बढ़ने वाला तो हमेशा आगे
बढ़ता रहेगा और गिराने वाला एक ही जगह पर रह जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। इन घटनाओं को अंजाम दिया गया, पर भील सभी जागरूक थे। भीलों को पता था कि ये जो भी शराब की बोतलें, मांस वगैरह जो डाल रहे हैं, ये काम किसके है? सैनिकों के। किनके? सैनिकों के। अब स्टूडेंट, जब हद से भी ज्यादा प्रभाव बढ़ता गया तो सूत जागीर ने आदेश जारी किया किसकी गिरफ्तारी का? गुरु गोविंद गिरी की गिरफ्तारी का। तब गुरु गोविंद गिरी इस क्षेत्र को छोड़कर चले गए रात ही रात। बोलो बोलो, गुजरात। और गुजरात के कौन से गांव में जाकर शरण ली? बताओ। उखरेली गांव में। कौन सी रैली? थोड़े दिनों बाद यहां से वापस आ गए भीलों के क्षेत्र में और जोरों शोरों से आंदोलन को वापस चलाया। और जब आंदोलन चलाया तो अब की बार ये बात पता चली कौन सी रियासत को? तो डूंगरपुर रियासत ने वापस गिरफ्तारी के आदेश जारी किए। किसके? गुरु गोविंद गिरी वापस चले गए। कौन सी रात? और अब की बार शरण ली कौन से गांव में? बोलो। हाँ बोलो। जानते हो क्या? क्या होता है? बोलो। होता है ना? हाँ, वो रोजड़ा नीलगाई होता है, पर हम छोरों की ये उपाधि भी है जो पापा देते हैं। हमारे पापा जो है ना, हमें प्यार से खूब सारे उपनामों से पुकारते हैं। जैसे शाम को घूमते फिरते हम घर पहुंचते हैं, समय पर तो नहीं पहुंचते, लेट पहुंचते हैं, तो पापा हमें कहता है कि आएगा वो आएगो रोजड़ो। सही एक नहीं है? तो ये हमारा एक उपनाम भी है। और किसी को जैसे कोई वागड़ प्रदेश का हो, कोई शेखावटी प्रदेश का हो, कोई गोड़वाड़ प्रदेश का हो, उसे रोजड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होता है रोजड़ा। तो रोजड़ा नीलगाई को कहते हैं। किसको कहते हैं? हाँ, ये देखो। और जब सुनो कोई वागड़ प्रदेश का है, कोई हाड़ौती प्रदेश का है, कोई मेवात प्रदेश का है, और मैं जब राजस्थानी भाषा के शब्द बोलता हूँ और तुम्हें समझ में नहीं आया ये सब हंसे, तो तुम भी इनके साथ एक बार हंसो। और हंसने के बाद फिर पड़ोसी को पूछो क्या कहा, तो वो जब तुम्हें ट्रांसलेट करके बताएगा तो तुम कितनी बार हंसोगे? 2 बार। समझ में आया ना? इस बात को ध्यान रखें। तो दूसरी बार जब गए तो वो कौन से गांव में गए? और दूसरी बार जाने के बाद जब तीसरी बार वापस आए तो अपने भीलों सहित यानी भक्तों सहित मानगढ़ पहाड़ी पहुंचे। कौन सी पहाड़ी? और मानगढ़ पहाड़ी आकर आदेश जारी किया भीलों को का भील भक्तों, मैं आ गया हूं कौन सी पहाड़ी, और तुम भी अधिक से अधिक मात्रा में कहां आओ? मानगढ़। खाली हाथ मत आना। मेरे साथ खूब सारे भगत है, तो साथ में खाने पीने की चीजें लेकर आना। लूण, मिर्च, हल्दी, दाना और आटा वगैरह जो भी। क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद गिरी ने कहा अब वो होगा जो अब तक नहीं हुआ। तो बिल्कुल स्टूडेंट, जब गुरु गोविंद गिरी ने आदेश जारी किया तो हजारों की संख्या में भील किधर आने लगे? बोलो बोलो। मानगढ़ पहाड़ी की तरफ हजारों की संख्या में भील आने लगे। अब भील आने लगे तो बिल्कुल गुरु गोविंद गिरी की ख्याति थी, तभी भील आए, भगत आए। अब दूसरे जो संत थे उनकी ढाणियां उठ गई, उनके पास कोई जाते ही नहीं थे, वो खुद यूं बैठे रहते थे, देखते थे तो भील सभी किसके पास जा रहे? तो वो दूसरे वाले जो रहेंगे वो विरोधी रहेंगे। किसके? गुरु गोविंद गिरी के। गुरु गोविंद गिरी के उन भक्तों को जाकर खुद देखते, कोई आते ही नहीं, तो वो अपने ही हाथ से कहते तथास्तु। समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब समझो, जो गुरु गोविंद गिरी के विरोधी थे, गुरु गोविंद गिरी की बढ़ती हुई ख्याति को देखकर उन्होंने अफवाह फैला दी। विरोधियों ने क्या फैला दी?
अफवाह फैला दी। अफवाह ये फैलाई स्टूडेंट के गुरु गोविंद गिरी मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों को क्या कर रहा है, इकट्ठा, और इकट्ठा करके बना रहा है सेना, और सेना संगठित करके सबसे पहले अधिकार करेगा सूत जागीर पर। कौन सी जागीर पर? और सूत जागीर पर अधिकार करके फिर अधिकार करेगा डूंगरपुर रियासत पर। यह अफवाह फैला दी किसने? विरोधियों ने। और आपको पता है अफवाह और झूठी बात बड़ी तेज से फैलती है, और सच्ची बात पर कोई भी भरोसा। बात फैलती फैलती सूत जागीर गई, तो सूत जागीर से डूंगरपुर गई, तो सूत जागीर के जागीरदार ने संपर्क किया डूंगरपुर रियासत से। तो डूंगरपुर रियासत के लोगों को कहा तुमने कुछ सुना? तो कहा जो तुमने सुना वो हमने भी सुना, कि पहले तुम्हारी बंदोली निकलेगी बाद में हमारी। तो डूंगरपुर रियासत के राजा ने कहा सूत जागीरदार को, का एक काम करो, सूत के अंदर अंग्रेजों की एक सैन्य चौकी है। क्या है? उस सैन्य चौकी से पता लगाओ कि ये घटना क्या वास्तव में ही सही है। अब बोर्ड पर देखो अच्छे से और समझो। चलो टाइम कम है, लिखो, आप लिख लो पहले। पहले लास्ट पॉइंट बताओ क्या लिखा आपने? कारण लिख लिए पूरे। अब लिखो जल्दी से। गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में गुरु गोविंद गिरी, क्या लिखा आपने? नेतृत्व में भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ। भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ। भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ। लिख लिया? आगे लिखो जल्दी से। भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगले पॉइंट में स्टार और नोट लगाकर लिखो। सूत जागीर ने, एक मिनट रुको, एक पॉइंट लिखो पहले, सूत जागीर का बाद में लिखेंगे। गुरु गोविंद गिरी ने गांव गांव में भीलों को जागरूक किया। गांव में भीलों को जागरूक किया तथा भीलों के विवादों, भीलों के विवादों के निपटारे हेतु किनकी नियुक्ति की गई? कोतवाल की नियुक्ति की गई। कोतवाल की नियुक्ति की गई। कोतवाल की नियुक्ति की गई। अब लिख लिया? अब लिखो सूत जागीर ने गोविंद गिरी की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए। गोविंद गिरी की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए। गोविंद गिरी की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए। तब गोविंद गिरी ने बताओ गुजरात के कौन से गांव में शरण ली? उकरेली गांव में। गुजरात के उकरेली गांव में। तथा बाद में कौन से गांव में? रोजड़ा गांव में शरण ली। दोनों को साथ में लिख लो ताकि बार बार लिखना नहीं होगा। लिख लिया? ओके, आगे बढ़ो।
आगे बढ़ो स्टूडेंट, लिखो। गुरु गोविंद गिरी ने भक्तों सहित प्रतिबंधित क्षेत्र में भक्तों सहित प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश किया तथा मानगढ़ पहाड़ी पहुंचकर बिलों को पहाड़ी पर आने का आदेश जारी किया। आने का क्या जारी किया? आदेश जारी किया। ओके स्टूडेंट, पिछला वाला पढ़ेंगे कल। ओके, धन्यवाद।